गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में एंटीजन। ठीक, हमने इसके पहले एंटीबॉडी पढ़ा हुआ था। ठीक, तो एंटीबॉडी के साथ ही हमको एंटीजन को पढ़ना था, लेकिन किसी कारणवश छूट गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं क्या, एंटीजन। तो एंटीजन हम किसको कहते हैं बेटा, कि एंटीजन मीन्स कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करने पे हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को चैलेंज कर सके और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो स्टिमुलेट कर सके। ठीक, तो जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को या इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, ऐसे फॉरेन पार्टिकल को हम कहते हैं एंटीजन। ठीक, दूसरी बात बेटा कि एंटीजन हम उसको कहते हैं जिसको हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी की जो सेल है, यानी कि बी लिम्फोसाइट सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल। ठीक, तो उन लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर जिन फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक, और अपने रिसेप्टर से उनको बाइंड कर सके, ऐसे फॉरेन पार्टिकल को ही हम एंटीजन कहते हैं। ठीक, और ऐसे पार्टिकल जिसको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की जो सेल होती है, टी लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और जो उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देती, उनको हम एंटीजन नहीं मानते। ठीक, हम एंटीजन उसी फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट हो सके। ठीक, तो बेटा एक एंटीजन एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, एक फंजाई हो सकती है। ठीक, ये सभी क्या हो सकते हैं, एंटीजन हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ एलर्जिक सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक, कुछ एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं जैसे पॉलन ग्रेन, ठीक, एनिमल फीदर, एनिमल डेंड्रफ। ठीक, ये क्या होते हैं, एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं। कुछ फूड सब्सटेंस, कुछ मेटल्स, ये हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एलर्जिक सब्सटेंस। ठीक, तो जो एक आइडियल एंटीजन होता है, उस एक आइडियल एंटीजन में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी होता है। तो वो एक आइडियल एंटीजन उसी को कहते हैं बेटा जो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सके। ठीक, कि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल की बैक्टीरिया या वायरस जब एंटर किया है, तो एंटर करने पे उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कितना इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, कितना एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक, वो उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन जितना ज़्यादा एंटीजेनिक होगा उतना ज़्यादा वो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी या उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। ठीक, तो बेटा एक आइडियल एंटीजन में निम्न प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो है फॉरेननेस। ठीक, यानी कि जो एंटीजन है वो बॉडी के बाहर का होना चाहिए, कि फॉरेननेस। दूसरा है कि एंटीजन का मॉलिक्यूलर साइज। ठीक, तीसरा कि एंटीजन का केमिकल कंपोजिशन या हेट्रोजेनिटी। ठीक, ये एक आइडियल एंटीजन की प्रॉपर्टी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, तो जैसे बेटा हम ये कह रहे हैं कि एक एंटीजन में निम्न कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे एंटीजन जो है वो फॉरेननेस होना चाहिए, यानी कि बॉडी के बाहर का अगर कोई पार्टिकल है या कोई मॉलिक्यूल्स है, तो बॉडी के बाहर का मॉलिक्यूल्स हमारे लिए ज़्यादा एंटीजेनिक या ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। ठीक, वो कैसे, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए तो वो ज़्यादा क्या होता है, एंटीजेनिक होता है। ठीक, वो ऐसे कि जब हमारी बॉडी की यानी हमारी बॉडी का ही कोई मॉलिक्यूल्स यानी कि सेल्फ मॉलिक्यूल्स, ठीक, एज अ एंटीजन यानी कम इम्यूनोजेनिक होगा या कम एंटीजेनिक होगा किसकी तुलना में, फॉरेन पार्टिकल की तुलना में। तो एंटीजन हमेशा फॉरेन पार्टिकल होता है या फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, ये कहते हैं वो इसलिए
क्योंकि बेटा जब हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट सेल होती है, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल के डेवलपमेंट के समय, ठीक, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट सेल होती है, ठीक, उन इमैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल सेल्फ मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक्सपोज्ड होती है, ठीक, यानी वो उनके कांटेक्ट में पहले ही आ जाती है, मैच्योरेशन के पहले ही, ठीक, कि हमारी बॉडी की ही अगर कोई सेल या कोई मॉलिक्यूल्स एंटीजन की तरह अगर वर्क कर रहा है मान लीजिए, ठीक, तो वो ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इमैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल होती है वो उसके द्वारा क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड होती है, ठीक, और उसके प्रति बहुत कम रिस्पॉन्स डेवलप हो पाता है, ठीक। तो सेल्फ मॉलिक्यूल्स लो एंटीजेनिक या लो इम्यूनोजेनिक होते हैं, जबकि फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी की मैच्योर सेल उससे फेस करती है, यानी उसका फर्स्ट टाइम उससे क्या होता है, कांटेक्ट होता है या इंटरेक्शन होता है। तो फॉरेन पार्टिकल हमारे लिए ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं, ठीक। तो इसलिए कहा गया है कि फॉरेननेस कि जो एक आइडियल एंटीजन होता है वो एक फॉरेन पार्टिकल होता है। फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझे बेटा फॉरेननेस को, कि सेम स्पीसीज के जो एनिमल्स होंगे, ठीक, तो सेम स्पीसीज में एक एनिमल की कोई सेल या कोई मॉलिक्यूल्स को दूसरे एनिमल्स में अगर इंसर्ट किया जाए, ठीक, तो वो उसके लिए लो एंटीजेनिक होगा, लो इम्यूनोजेनिक होगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज या दूर की स्पीसीज हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक, वो उतना ज़्यादा उसके लिए इम्यूनोजेनिक होगा। उसको एग्जाम्पल से समझते बेटा कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल कि हम बोविन सीरम एल्ब्यूमिन का अगर यूज़ करें, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, बोविन मीन्स हो गया बेटा ग्रीक वर्ड है एक, यानी काऊ, ठीक। तो काऊ सीरम प्रोटीन यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन को अगर हम आइसोलेट करें और उसको दूसरी काऊ में अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक, तो वो उसके लिए इम्यूनोजेनिक नहीं होगा या एंटीजेनिक नहीं होगा, उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो सिमिलर स्पीसीज का है, फॉरेन पार्टिकल नहीं हुआ। लेकिन उसी की जगह उस बोविन सीरम एल्ब्यूमिन को, यानी कि काऊ का जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अगर आप किसी सिप में इंजेक्ट कर दो, भेड़ में इंजेक्ट कर दो, तो भेड़ उसके अगेंस्ट क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा, उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, फॉरेनेस है कि वो फॉरेन पार्टिकल हुआ, दूसरी स्पीसीज के लिए क्या हो गया, वो फॉरेन पार्टिकल हो गया। तो ये कहा गया है कि एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल होना चाहिए, तो वो ज़्यादा एंटीजेनिक होता है। दूसरा है बेटा मॉलिक्यूलर साइज, कि एंटीजन की एंटीजेनिसिटी उसके साइज पे भी डिपेंड करती है, ठीक। एंटीजन की एंटीजेनिसिटी कि वो कितना ज़्यादा एंटीजेनिक होगा या कितना ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, ठीक, वो डिपेंड करता है किस पे, एंटीजन के साइज पे। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसे एंटीजन के मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,00,000 डेल्टान से अधिक हो, कितने से बेटा, 1,00,000 डेल्टान से अधिक हो, तो वो ज़्यादा एंटीजेनिक होता है। लेकिन ऐसा एंटीजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टान से, ठीक, 10,000 डेल्टान से कम हो, वो लो एंटीजेनिक होता है या लो इम्यूनोजेनिक होता है। जब हम ऐसे एंटीजन के मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टान से कम है,
तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट बहुत कम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। तो जब एंटीबॉडी कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, इम्यून रिस्पॉन्स कम डेवलप हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लो इम्यूनोजेनिक। ठीक, तो लो इम्यूनोजेनिक होते हैं, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1 लाख डेल्टॉन से अधिक होता है वो हाई एंटीजेनिक होता है। फिर है बेटा केमिकल कंपोजिशन। एंटीजन का केमिकल कंपोजिशन भी उसकी एंटीजेनी या इम्यूनोजेनिसिटी को, ठीक, यानी इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? उसका केमिकल कंपोजिशन। वो कैसे बेटा? कि जब हम अगर किसी होमोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स या ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है बेटा? शुगर। जैसे होमोपॉलीसेकेराइड में आ गया आपका जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, यानी कि एक ही प्रकार की शुगर से मिलके बने हुए हैं। तो जब हम एक ही प्रकार की शुगर से बने हुए मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए लो एंटीजेनिक होगा। वैसे ही एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड से बने हुए एक होमोजेनिक प्रोटीन, कौन से? होमोजेनिक प्रोटीन, कि एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड से बने हुए अगर प्रोटीन है या एक ही प्रकार की शुगर से बने हुए कोई कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है, इनको जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो लो एंटीजेनिक होते हैं। ठीक, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि केमिकल कंपोजिशन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा या उसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा किसका? एंटीजन का, वो उतना ज़्यादा एंटीजेनिक होगा। ठीक, तो अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा ये ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं किसकी तुलना में? होमोपॉलीसेकेराइड। उसी प्रकार से जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक, जैसे लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कि लिपिड और प्रोटीन से मिला हुआ मिला के बना हुआ क्या हो गया? लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिसका केमिकल कंपोजिशन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एंटीजेनिक होगा। ठीक, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी यानी एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए कंपाउंड ज़्यादा क्या होते हैं? एंटीजेनिक होते हैं या इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो ये बेटा इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? एंटीजन के। अब बेटा एंटीजन में ही हमको पढ़ना है क्या? एडजुवेंट। ठीक, यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं किसको? एडजुवेंट को। कि एडजुवेंट किसको कहते हैं? कि एडजुवेंट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंटीजन की एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन के साथ किसी ऐसे केमिकल को जोड़ देना, ठीक, जो एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। ठीक, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एडजुवेंट। यानी एडजुवेंट नाम से क्लियर है आपका कि एंटीजन के साथ जिसको ऐड किया जाए, ठीक, ताकि वो एंटीजन ज़्यादा इम्यूनोजेनिक हो जाए, यानी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दे और ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो। ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एडजुवेंट। ठीक, तो एडजुवेंट यानी कि एंटीजन की परसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका
स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या उसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। किसकी परसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए बेटा? एंटीजन की, या एंटीजन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक, हम क्या करते हैं? एडजुवेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि एडजुवेंट के रूप में यूज़ किया जाता है बेटा एलम का, ठीक, यानी एल्यूमिनियम पोटेशियम, ठीक। तो एलम एक एडजुवेंट है, ठीक। दूसरा, वाटर इन ऑयल, ऑयल में वाटर को का यूज किया जाता है एडजुवेंट के रूप में। किस चीज के लिए? एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि ऑयल में हमने वाटर को डाल दिया, ठीक। तो बेटा एडजुवेंट जो होता है, तो एडजुवेंट के रूप में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। और ये भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा, ठीक, यानी हमने एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए या इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक, किसका यूज़ करते हैं? एडजुवेंट का। तो ये क्लियर हो गया बेटा एडजुवेंट, ठीक, कि अगर हमको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एंटीजन ज़्यादा एंटीजेनिक होना चाहिए, ठीक। तो एडजुवेंट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ऐसे एंटीजन के लिए करते हैं जो एंटीजन जब कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक, या लो जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक। तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले एंटीजन या लेस अमाउंट में जब एंटीजन प्रेजेंट हो तब उसके साथ हम एडजुवेंट का यूज़ करते हैं, ताकि इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। फिर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एपिटॉप, ठीक। एपिटॉप हम किसको कहते हैं? कि एंटीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये एक एंटीजन मॉलिक्यूल्स है, इस एंटीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो जिस रिसेप्टर को हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट सेल या बी लिम्फोसाइट सेल रिकॉग्नाइज करके बाइंड होती है, ठीक। जैसे टी हेल्पर सेल को अगर इसके साथ बाइंड होना है तो टी हेल्पर सेल, ये टी हेल्पर सेल है मान लीजिए बेटा, तो टी हेल्पर सेल किसके द्वारा बाइंड होगी? कि एंटीजन के ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस जो एज अ रिसेप्टर वर्क कर रहा है, ठीक। और जिस एंटीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये रिसेप्टर नहीं पाए जाते उनको हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उसको हम एंटीजन नहीं मानते। तो एक एंटीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक केमिकल्स का या किसी मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। तो इन रिसेप्टर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एपिटॉप। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर जो किसी लिम्फोसाइट सेल से, ठीक, या जो इम्यूनिटी के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ जो बाइंड होता है, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिटॉप, ठीक। इस एपिटॉप से एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल्स भी बाइंड हो सकता है, ठीक। तो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ बाइंड होगा उसको हम क्या कहते हैं? पैराटॉप, ठीक। तो एपिटॉप से बाइंड होने वाला पैराटॉप। जैसे यहाँ पे ये एपिटॉप से ये टी हेल्पर सेल का ये रिसेप्टर बाइंड हुआ है, ये क्या कहलाएगा बेटा? इसका पैराटॉप, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिटॉप। तो क्लियर हुआ बेटा, एंटीजन के ऊपर एपिटॉप होना आवश्यक है और जिस पे एपिटॉप नहीं होते उसको एंटीजन हम नहीं मानते। फिर है बेटा हेप्टीन, ठीक। हेप्टीन
हेप्टिन मीन्स कि हेप्टिन एक लो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स है, कि जो हेप्टिन है वो एंटीजेनिक होता है लेकिन लो इम्यूनोजेनिक होता है। तो इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाने के लिए हम हेप्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ एक लार्ज प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स जोड़ देते हैं। उस लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक, तो हेप्टिन क्या है बेटा? हेप्टिन एक स्मॉल एंटीजेनिक सब्सटेंस है। हेप्टिन क्या है? एक स्मॉल एंटीजेनिक सब्सटेंस है, लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं है। वो एंटीजेनिक है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी की जो सेल होगी वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, उसके साथ बाइंड भी हो जाएगी, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स की ये क्षमता नहीं है कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा सके। यानी बहुत कम उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। तो हेप्टिन एक स्मॉल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स है, और ये हेप्टिन मॉलिक्यूल जब किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, ठीक, तब एक हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट। हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट। ठीक, कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक एंटीजेनिक सब्सटेंस है बेटा, ये सब क्या है? हेप्टिन मॉलिक्यूल्स मान लीजिए। ठीक, ये क्या है? हेप्टिन है। इन हेप्टिन को किसी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड किया जाता है। उस लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? कैरियर। तो ये एक प्रोटीन कैरियर है। ठीक, इस कैरियर के ऊपर इन हेप्टिन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करा दिया जाता है ताकि एक लार्ज साइज का एंटीजन बने और जो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक हो। तो हमने इनको बाइंड करके बेटा इसके ऊपर ये ठीक, तो ये क्या कहला रहा है बेटा? ये हेप्टिन। ये हेप्टिन है, ये कैरियर प्रोटीन है। ठीक, तो ये बना क्या? हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट। ठीक, तो हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट हम 3 पर्पस के लिए तैयार करते हैं, या तो हेप्टिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, या फिर कैरियर स्पेसिफिक एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, या फिर हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बेटा, तो हम हेप्टिन एक क्या हुआ ये समझ में आ गया ना आपको कि हेप्टिन एक स्मॉल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स है, और उस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स को किसी लार्ज प्रोटीन के साथ जोड़ के हम हेप्टिन कैरियर कॉन्जुगेट बनाते हैं ताकि लार्ज अमाउंट में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप किया जा सके या इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक, तो थैंक यू बेटा।